Good morning, students. I hope that you and your family are safe at your home. Stay at home, stay safe. बिना किसी कारण से घर से बाहर ना निकलें. वैक्सीन अभी भी थोड़ा स्लो प्रोसेस से चल रहा है देश के अंदर, लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर तक 216 करोड़ डोज जो है वैक्सीन की तैयार हो जाएंगी. तो अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहिए. समय कभी रुका नहीं. आपदाएं आई हैं, आकर चली जाएंगी, इतिहास का एक हिस्सा बन जाएंगी, लेकिन वर्तमान में किया हुआ परिश्रम एक और इतिहास बनाएगा जब आप एक ऐसे पद पर बैठेंगे जिस पद के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते. अर्थात कि अपने हार्डवर्क से हमें उस मुकाम को हासिल करना है जहां लोग हमारे बारे में सर्च करें. जैसे बहुत से आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जिनके बारे में लोग सर्च करते हैं. जैसे उत्तराखंड के डीएम एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं जो दीपक रावत जी हैं, आईएएस हैं. ऐसे ही लोग हमारे बारे में भी सर्च आउट करें. कुछ ऐसा आपको सोचना होगा. आप ये मत सोचिए कि कोरोना आ गया, हम तो पता नहीं जिएंगे या नहीं जिएंगे, पढ़ें किस लिए पढ़ें, पेपर हो या ना हो. देखो, कोरोना से पहले बहुत सी चेचक आए, हैजा आया, मलेरिया आया, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, सार्स आया. इसके काफ़ी रूप पहले भी आ चुके. इबोला वायरस भी आया था, लेकिन आकर सब चले गए. तो डोंट वरी एंड बी हैप्पी. जब तक वैक्सीन ना लगे तब तक विदाउट एनी रीजन बाहर नहीं निकलना. और वैक्सीन लगने के बाद भी वही है, मास्क से अपना फेस कवर रखना है, हाथों को ढंग से धोना है. चलो, कोरोना ने हिंदुस्तानियों को बहुत कुछ सिखाया, और जो आदत हम भूल चुके थे, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सिखाई थी कि हमें सफाई से रहना है, उस सफाई को लेकर हम काफ़ी क्या हो गए, कंसर्न हो गए हैं. तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का. सो in previous video lecture we discussed about the rights, the fundamental rights, and we also discussed about that why these fundamental rights incorporated in the Indian Constitution. Okay, so let us start our next topic of our chapter number 2, rights in the Indian Constitution. And today's topic is features of fundamental rights. आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा? फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. कि जितने भी हमारे पास मौलिक अधिकार हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं. हमने पहले ये तो देख लिया कि उनके सिग्निफिकेंस, और उनको देखो, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी उसको किसी देश के संविधान के अंदर डाला जाता है. ठीक है, कोई भी लॉ है किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि उसकी हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है. फंडामेंटल राइट्स की हमें ज़रूरत थी क्योंकि डेमोक्रेसी के बेस को ब्रॉड करना था, लोगों के अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग्स को क्या करना था, क्रिएट करना था. वाई वी फील प्राउड व्हेन वी से दैट वी आर इंडियंस, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एंड फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव. एक एक पॉइंट को डिटेल में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे. कॉम्प्रिहेंसिव, ये फर्स्ट फीचर है, कॉम्प्रिहेंसिव. पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 12 to 35. 12 से और 35 आर्टिकल तक हमें क्या मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं. और ये जो राइट्स है इनका सोर्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके, सेकंड है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यहां पर आप लिख सकते हैं नॉट एब्सोल्यूट. आप अगर अपनी तरफ से लिखना चाहें, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. इट मीन्स दैट दीज कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम.
इमरजेंसी टाइम में आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। और 3 इमरजेंसी हैं जो मेन है, 352, 356 एंड 360। ये आपकी नेशनल इमरजेंसी है, ये आपकी स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनके दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। तो ये क्या है, these are not absolute. It means fundamental rights given to the citizens are not without restrictions. There are some restrictions over these fundamental rights put by the Indian Constitution. Next आपका पॉइंट आता है कि जस्टिसिएबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जस्टिसिएबल, देखिए मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 के बारे में, जो आपका था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, और मैंने इसका जो कंपैरिजन किया था वो किसके साथ किया था, अपने जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी सोल के साथ। अगर 5 फंडामेंटल राइट्स को हम ह्यूमन बॉडी मान लेते हैं और जो छठा फंडामेंटल राइट्स अगर इसको हम सोल मान लेते हैं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर 32 है तभी रेस्ट ऑफ द 5 राइट्स आर इफेक्टिव। These rights are justiciable. It means when the government and any individual try to violate our fundamental rights, then we have right to move into Supreme Court and the High Court for the protection of our fundamental rights. So these rights are justiciable. ये न्याय संगत है। अगर हमसे कोई इनको छीनने का प्रयास करेगा तो हम इनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नेक्स्ट है अमेंडमेंट। देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो राइट्स है ये अमेंडेबल होते हैं। इट मीन्स इनके अंदर संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नंबर ऑफ राइट्स कितने थे, 7 थे, लेकिन अमेंडमेंट करके हमने कितने कर दिए, 6। लेकिन अमेंडमेंट के लिए 2/3 पार्लियामेंट के अंदर जो आपके क्या है 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके 2/3 मेजोरिटी से हम इसको क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इसका क्या है, एक फीचर है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन द सेंस दैट दे आर इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द पावर ऑफ द स्टेट। राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। कुछ हद तक हम इनको नेगेटिव राइट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम राज्य या गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में बात करें तो उनकी पावर्स को अगर कोई लिमिट करता है तो वो भी क्या कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स ही करता है। एंड नेक्स्ट आता है सस्पेंशन। वी कैन सस्पेंड आवर फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम इन आर्टिकल 352, 356 एंड 360। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे देश के अंदर दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं उनकी क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है अरेंजमेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम 2 ही फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में और नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द आईसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, these fundamental rights are given in the chapter number 3 of Indian Constitution. Okay, from article, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 to 35। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सोर्स क्या है, कहाँ से हमने ये लिए हैं। तो बिल ऑफ राइट्स, जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स थे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। और हमारा भी जो ये क्या है फंडामेंटल राइट्स से हमने कौन से कंट्री से लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात आती है। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो हमारे पास कितने हैं बच्चों, 6 हैं, ठीक है। हमने कौन सा राइट हटाया था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी। और इसको कब हटाया था ये भी आपको ध्यान रखना है, 1978 में हटाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा हटाया था, तो बाय द 44th अमेंडमेंट
अमेंडमेंट 44वें संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया था, अपने संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार थे उनकी सूची से क्या कर लिया था, हटा लिया था। सो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। एज वी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1 दैट 2 years, 11 months and 18 days was taken by our Constituent Assembly for preparing of our Indian Constitution. And finally, our Indian Constitution was enacted on 26th of January 1950. Okay. So, India had witnessed a long spell of colonial rule. More than 200 years, India was under the control of Britishers. But, inspired by the ideals of equality, fraternity and liberty, our Indian revolutionaries, they sacrificed their lives for the sake of freedom of our country. हजारों लाखों की संख्या में जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने प्राणों का क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया था, और तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। और जो चैप्टर नंबर 3 है वो किससे रिलेटेड है, वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। और इसी चैप्टर नंबर 3 को हम किस नाम से जानते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैग्ना कार्टा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अभी हमने बताया 6 हैं। तो सबसे पहला जो राइट जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका राइट टू इक्वेलिटी। एक एक राइट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है, 14 to 18। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ, जो किसी भी लोकतंत्र का क्या माना जा सकता है, आधार माना जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट लॉ इज सुप्रीम, नोबडी इज अबव द लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सर्वोच्च है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 की बात करें तो क्या होगा, देयर shall be no discrimination, there shall be no discrimination on the basis of caste, color, religion, sex, etc. किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं किया जा सकता है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 15 कहता है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 15। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अफेयर्स। देखो कोई भी जॉब निकलती है उसके अंदर सबको क्या है, समान अवसर दिया गया है। और ये समान अवसर हमें कौन से आर्टिकल के तहत मिला है, आर्टिकल 16 के तहत मिला है। कि आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सभी के लिए क्या है, समान अवसर है। कोई भी लोक नियोजन का कोई काम है तो उसके अंदर सभी को क्या दिया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 के द्वारा किया गया है। पहले क्या था कि हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर ऑक्यूपेशन बेस्ड, इंडियन सोसाइटी में ऑक्यूपेशन बेस्ड 4 वर्ण होते थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या होता था, टीचिंग करना। क्षत्रिय का होता था रूल करना, वॉर करना, ये ट्रेड करते थे। और ये जो लोग थे शूद्र, जिनको आज एससीज, एसटीज और दलित जिनको हम कंबाइनली मानते हैं, तो शूद्र जो थे वो सर्व करते थे किनको, इन 3 ग्रुप को, ठीक है। देखिए जाति कुछ नहीं होती, सबसे बड़ा धर्म मानवता है। जाति क्या है, जिस घर में पैदा हुए उसी जाति के हो गए, वरना ह्यूमन बीइंग को कास्टलेस होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिजिडिटी है इंडिया के अंदर, स्पेशली इन आवर पार्ट हरियाणा,
वहाँ पर सबसे ज़्यादा जाति को क्या किया जाता है, देखा जाता है, चाहे वो हमारी पॉलिटिक्स हो, चाहे वो हमारा डे टू डे लाइफ सिस्टम हो, उसके अंदर कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा क्या रखता है, रिजिडनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, नहीं पता। ओके, तो आर्टिकल 17 ने इस बीमारी को क्या किया है, इस अनटचेबिलिटी को, स्पृश्यता को, इस छुआछूत को क्या किया है, समाप्त किया है। पहले गलती से अगर ये वर्ण के लोग इनको छू लेते थे तो वो स्नान करते थे, अब पता नहीं भाई क्यों करते थे, मुझे आज तक खुद समझ में नहीं आया। शहर के अंदर लोग आज जिस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, क्या जाति पूछ के खाते हैं? या आप किसी फ्रूट सेलर से फ्रूट्स खरीदते हो तो क्या आप जाति पूछते हो? जिस टीचर से पढ़ रहे हो क्या उसकी जाति आपको पता है? क्या अगर मैं, मेरी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स है तो क्या मुझे उनकी जाति पता है? तो ये जो कास्ट जो सिस्टम है ना, इसने डिवीज़न किया है, कभी भी देश की एकता के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो ये अनटचेबिलिटी है, इसको क्या किया जाना चाहिए, समाप्त। और यही समाप्ति आर्टिकल 17 के द्वारा की गई है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एंड ऑफ टाइटल्स। क्या कहता है? एंड ऑफ टाइटल्स। देखिए, ब्रिटिश टाइम के अंदर कुछ उपाधियां दे देते थे, जैसे राव साहब हैं, राय बहादुर, इस तरह की जो टाइटल्स थे वो दिए जाते थे बाय द ब्रिटिशर्स। लेकिन आर्टिकल 18 क्या कहता है कि कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। नो टाइटल वॉज गिवन लाइक दिस बाय द अदर्स। अब आर्टिकल 18 से आपको टाइटल जरूर मिलेंगे, जैसे आपको भारत रत्न मिल जाएगा, पद्म भूषण मिल जाएगा, पद्म विभूषण मिल जाएगा, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारे इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं। सबसे बड़ा नागरिक, सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार होता है वो आपका कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। ठीक है, तो ये सारे टाइटल किसके द्वारा दिए जाते हैं? हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को दिए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट राइट टू इक्वेलिटी। ये हमारा क्या है? राइट टू इक्वेलिटी है। राइट टू इक्वेलिटी मीन्स दैट इक्वेलिटी फॉर ऑल, समानता का अधिकार, सब समान है। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ कहता है दैट नोबडी इज अबव द लॉ। आर्टिकल 15 कहता है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन विद द पीपल, विद द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। किसी भी बेस के ऊपर हम किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। लोक नियोजन के कार्यों में कोई भी पब्लिक डीलिंग का है तो उसके अंदर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। 17 है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, मैंने पूरा आपको थोड़ा इतिहास बताने की कोशिश की। और आर्टिकल 18 कहता है एंड ऑफ टाइटल्स, कि जो टाइटल्स जैसे ब्रिटिश लोग देते थे, राय, राव बहादुर, राव साहब, ये टाइटल्स देने के ऊपर क्या की गई है? मनाही की गई है। अब इस आर्टिकल से हमें टाइटल जरूर मिलेंगे, लेकिन वो बेस्ट टाइटल होंगे। अगर हमारी लाइफ के अंदर हमें ये टाइटल मिल गए, इट मीन्स दैट वी आर द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर country, like Bharat Ratan, Padam Bhushan, Padam Vibhushan. So students, today we discuss only two topics. The first topic is that what are the features of fundamental rights, and the second one is that the arrangement of fundamental rights in the Indian Constitution, and specially we discussed about only one fundamental right, that is right to equality, which is given by our Indian Constitution from Article 14 to Article 18. Watch this video and learn about these two topics. Jai Hind, Jai Bharat.